चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। होशक ना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। क्योंकि आपको तो दो दो बेटों की परवरिश करने का तजुर्बा है। भले एक बेटा आपका घर से बाहर चला गया हो और दूसरे ने कुछ ही वक्त पहले जहर का घूंट पिया हो। चलो मम्मी, कल चलते हैं। ये लो दफ्तर की चाबियां और दो अपने बेटे को, और इससे कहो कि बड़ा बेटा होने के नाते अब दफ्तर की सारी जिम्मेदारियां इसे निभानी है। नमस्ते साहब जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक हूँ साहब जी, आपकी दया है। ये फूल साहब जी मेरे लिए जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, आई एम विनोद गुलाटी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, आई एम राजेश गुप्ता, दिस इज फॉर यू सर। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। वेलकम सर, आई एम महेश भाटिया, मैनेजर ऑफ द बीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रूपा। थैंक यू रिचा। थैंक यू अनु। वेलकम टू द ऑफिस सर, आई एम प्रेम। हाय प्रेम। मिस्टर प्रेम, ये सिर्फ प्रेम, आगे पीछे कुछ नहीं? सर वैसे तो आगे चित्रकूट लगता है सर, प्रेम चित्रकूट, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम के आगे सब नाम फीके पड़ जाते हैं। वेल सेड। थैंक यू सर। सर मैं हूँ प्रिया, यानी आपकी टाइपिस्ट, स्टेनो, सेक्रेटरी एंड समझ गया। यानी कि सब कुछ। यस सर। ऑल इन वन। यस सर। एम आई राइट? यस सर, प्लीज। प्लीज सर, आइए सर। हाँ। वैसे मैं आप सबसे एक बात पूछूं। मैंने जब यहाँ पर एंट्री ली तो आप सबने मेरा स्वागत इन फूलों से किया। क्या आप सबको पता था कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? एक्चुअली कपूर साहब ने, मेरा मतलब है आपके डैडी ने फोन किया था और उन्होंने ही बताया कि आप आज पहली बार ऑफिस आ रहे हैं और आपका स्वागत फूलों से किया जाए। थैंक यू वेरी मच। अहमद, आ बैठ। अहमद,
अहमद, वो क्या बात है, क्यों मुंह फुला रखा है सवेरे सवेरे? न दुआ न सलाम, बुत बनकर आया, बुत बनकर चल पड़ा। ओहो, बताएगा क्या तकलीफ है, क्यों बात नहीं कर रहा मेरे से? भोला तो ऐसे बन रहा है जैसे कुछ पता ही ना हो तुझे। ओ, मुझे कुछ नहीं पता भाई। नहीं पता? जाके पूछ गंजे से, जिससे आपका रिश्तेदारी जोड़ने में तू लगा हुआ था। ओह, तो तू नारायण की वजह से नाराज है, मुझसे तो नहीं ना? ओहो, मुझे क्या पता था कि वो ब्याह में आकर डिंकी और अमित के बारे में सवाल पूछने लगेगा। और तू अच्छी तरह जानता है लालो, फसाद की जड़ है, पंगे लेने की वजह ढूंढता रहता है। मेरा जी कर रहा तो दो लगाओ उसके गंज पे और लात मार के बाहर निकाल दो उसे। बस यही फर्क है तेरे में और मेरे में। देख, मैंने भी उससे वो सब कुछ कह दिया है जो तू कहना चाह रहा था। मैंने उसे कह दिया है कि अमित और डिंकी के हिंदुस्तान न लौटने का जिम्मेदार वो खुद है, और उसने हमारे साथ क्या क्या खेल खेले मैंने सब कुछ कह दिया उसे। सब कुछ कह दिया उसे? अरे बुलाने की जरूरत क्या थी उसे? इसलिए बुलाया था अहमद, शायद उसका दिल पिघल जाए। जिस तरह हम अपनी डिंकी के लिए तरसते हैं, हो सकता है उसे भी अपने बेटे की याद आती हो, वो भी तरसता हो सकता है उसे देखने के लिए वो अपनी शर्तें वापस ले ले। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है अहमद। वो तो आज भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ। अहमद, औलाद की खातर मैंने कई पत्थर दिल माँ बाप को पिघलते देखा। नारायण तो पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ। इसे बेटा तो चाहिए, पर अपनी शर्तों। काश वो मान जाता, तो हम डिंकी, आमिर, अजहर, जीनत सबको हिंदुस्तान बुला लेते। अहमद, कभी कभी सोचता हूं कि मेरी बदनसीबी का साया तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। डिंकी और अमित की वजह से तेरा बेटा अजहर भी वापस नहीं आ सकता। पराए मुल्क में अपनी बेटी को सहारा दिलाने के लिए मैंने तेरा बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया। ओए लाले, बस खबरदार, फिर कभी तेरे मेरे का राग अलापा दो। एक बात कभी मत भूलना, डिंकी का कन्यादान मैंने किया था। आज वो अपने भाई के घर में है और बहन की हिफाजत करना भाई का फर्ज बनता है। और हाँ, जहां तक बुढ़ापे का सवाल है ना, मैं बूढ़ा नहीं हुआ, इन हड्डियों में बहुत दम बाकी है बेबी। और जब तक सब बेटियों के हाथ पीले नहीं हो जाते, मैं दम तोड़ने वाला नहीं हूं, और ना ही तुझे तोड़ने दूंगा मियां। अहमद, बेटियों को विदा करने का सुख मैं भी नहीं खोना चाहता। कल बाला को विदा करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिगर का टुकड़ा अलग हो रहा, लेकिन कहीं इस बात का सुकून भी था कि बाला को मनोज के रूप में मनपसंद जीवन साथी भी मिल गए। ओए, लाले मरवा दिया तुम। क्या हुआ? वो खन्ना साहब के घर नहीं जाना? खन्ना साहब? जिस बेटी का कल कन्यादान किया है, विदा किया है, उसके सपने भी तो पूरे करने के नहीं। खन्ना साहब आजा ना। और भाई खन्ना साहब घर पर हैं? आहा जी, भले भले जी, जी आया नो, कमाल है जनाब। अभी तो कार में ही हूँ, 5 मिनट लेट आए होते ना, बंदा ऑफिस पहुंच गया होता। तो हम ऑफिस पहुंच जाते। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, ऑफिस भी आपका ही है, कार भी आपका ही है। आओ जी आओ, आप तो बस हुक्म करो, चाय और कॉफी को छोड़कर दूध और लस्सी के बारे में कुछ कहो तो बंदे की बल्ले बल्ले हो जाए बस। हाँ जी बताओ जी। पहले तो एक मशवरा दीजिए हमें। मशवरा? वाह वाह, शुक्र है रब्बा तेरा कि आपने मुझे इस काबिल तो समझा। हाँ जी जनाब, हुक्म कीजिए। चल बेलाल हुक्म कर।
ओहो मजाक कर रहा हूँ यार, जो कहना क्या ना शूट कर। खन्ना साहब जी, आप तो जानते हैं बाला की शादी हो गई है। कमाल करते हैं लाला जी आप। और जनाब शादी वाले दिन मैं वहां मौजूद था, तो मेरी फोटो है दूल्हा दुल्हन के साथ। देखी थी ना तस्वीर हमने। लाला जी एक बात कहूं, कमाल की जोड़ी बनाई है रब ने उनकी। बस उन्हीं बच्चों की खातिर आए हैं हम। हाँ जी। दोनों डॉक्टर हैं, तो हम सोच रहे थे कि उनके लिए एक छोटा सा अस्पताल या फिर क्या कहते हैं, नर्सिंग होम। हाँ हाँ वही, वो खुलवा दें। मैं चाहता हूँ दोनों इकट्ठे डॉक्टरी करें, हमेशा इकट्ठे रहें। नौकरियों का तो आपको पता ही है, एक की लग गई मुंबई, दूसरे की लग गई चेन्नई। मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद इस तरह हम अलग अलग रहें। समझ गया जी लाला जी, आप तो बिल्कुल फिक्र ही मत कीजिए, बल्कि ये समझिए कि शुरू हो गया उन दोनों का अस्पताल। खन्ना साहब, ये अस्पताल बनाने में लागत कितनी आ सकती है? अहमद भाई, खर्चा तो जितना करो कम है, पर आप क्यों फिक्र करते हैं? आप तो जितना खर्चा आसानी से कर सकते हैं उतना कर दीजिए, बाकी का बैंक से लोन ले लेते हैं। और जनाब आजकल अस्पताल खोलने के लिए कोई भी बैंक लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। लाला जी, आप मनोज को उसकी और बाला की डिग्रियों और कागजात के साथ मेरे पास भेज दीजिए, उसके बाद क्या करना है मैं खुद देख लेता हूँ ना। खन्ना साहब। हाँ जी। वो आज शिमले जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो पता नहीं कितने दिन बाद लौटे। ओ हाँ तो लाला जी फिर आप ही चलिए ना मेरे साथ मेरे दफ्तर में, मैं आपको कागजात की एक फाइल बनाकर दे देता हूँ। आप मनोज और बाला से उस पर दस्तखत करवाकर मेरे पास वापस भेज दीजिए, फिर तो जी मैं जानू और मेरा काम। मनोज अब बस भी करो, तुम तो ऐसे पैकिंग करो जैसे हम शिमला घूमने फिरने नहीं बल्कि नौकरी करने जा रहे हैं। मिल गई तो वो भी कर लेंगे। और वैसे भी दूसरे शहर में कपड़ों की कभी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन इतना बोझ कौन उठाएगा, कम पड़े तो वहीं से खरीद लेंगे। वहीं से खरीद लेंगे, बहुत पैसे हैं तुम्हारे बाबूजी के पास। बाबूजी के पास नहीं, ससुर जी के पास है। ससुर एक पैसा नहीं देगा। रहने दे, तुझसे नहीं उठवाऊंगा, मैं उठाऊंगा। और वैसे भी स्वीटहार्ट, अगर इतना सामान तू उठाएगी तो तेरी इस नाजुक सी कमरिया में बल नहीं पड़ेगा। मनोज बाला तू तो नाराज होगी। बाला सुन ना मेरी बात तो सुन। बाबा क्यों तंग कर रहे हैं मेरी बहू को? मैं तंग इसे, वो तो कितने बजे की गाड़ी है? 4:55 की। 4:55 की। 4:55 की? और तू बहू, तू इसका कान क्यों नहीं खींचती? अभी तक तैयार नहीं हुआ ये, तू इसे डांट दिया कर। मैं हूं ना तेरे साथ। बाबा क्या शिकवत है तिला? बराबर शिकवत है। अब अभी तो 1:30 बज रहा है, काफी टाइम है। लेकिन अपनी रेलगाड़ियों का क्या भरोसा है? पूरा भरोसा है। देर से छूट सकती है पर टाइम से पहले कभी नहीं। फिर भी जल्दी पहुंचने में क्या हर्ज है? बात करता है। बेटी, जब मैं पहली बार ऋषिकेश गया था ना इसकी मां के साथ, तब क्या हुआ? गाड़ी सुबह की थी, लेकिन हम लोग रात को ही स्टेशन पर पहुंच गए। और गाड़ी अगले दिन भी नहीं छूटी होगी, है ना? अहमद, कितनी खुश लग रही है ना बाला अपने ससुराल में। बाला पुत्र, बाबूजी जीती रहे पुत्र, जीती रहे, खुश रहे।
अच्छा एक बात बता, तू वहाँ कल्ली खड़ी खड़ी हंस क्यों रही थी? बाबूजी दरअसल मनोज और डैडी एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ रहे थे ना? बाबूजी नमस्कार लाला जी। सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम। वो क्या है ना, हम दोनों वो समझ गया जी, चलता रहता है। ले पुत्र ये फाड़। बाबूजी ये ओहो ना, रख पुत्र रख। अच्छा मुझे पता है तुम्हें स्टेशन के लिए देर हो रही होगी, बस जल्दी से तुम दोनों यहाँ दस्तखत कर दो। हाँ ये क्या है बाबूजी? ये समझे कि अस्पताल खोलने का फार्म है। अस्पताल? हाँ पुत्र। पुत्र मैंने सोचा कि शादी के बाद तुम दोनों को नौकरी के लिए ना भटकना पड़े, इसलिए एक छोटा सा अस्पताल खुलवा दो। मैंने ठीक किया ना पुत्र? नहीं लाला जी, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप बाला को दहेज देने आए यहाँ पे? मैंने सीधे तरीके से मना किया था, लेकिन आपने टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया दहेज देने का। आपके साहब, आप छोटी सी बात का उल्टा मतलब क्यों ले रहे हैं? मतलब अस्पताल खोलने में क्या हर्ज हो सकता है? हर्ज तो नहीं हो सकता है, लेकिन लाला जी से दहेज का नाम दे रहे हैं। आपके साहब, मैंने तो दहेज का जिक्र तक नहीं किया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि बच्चों को नौकरी के लिए ना भटकना पड़े। मैं खूब समझता हूँ लाला जी, लेकिन आप इतना याद रखिए, बाला आपकी बेटी थी, अब वो मेरी बेटी है और बहू भी। उसके भविष्य के बारे में सोचना अब मेरी जिम्मेदारी है। दुरुस्त फरमाया आपने आपके साथ। बाला आपके घर की बहू बेटी है और लाले को आपके जाती मामले में दखल देने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं दखल जरूर दूंगा। आप ऐसे सोच लीजिए कि अस्पताल मैं बनवा रहा हूं और बच्चे उसमें नौकरी करेंगे। वाह अहमद भाई वाह, मैं इतना तो बेवकूफ नहीं हूं। क्या मैं जानता नहीं कि आप दोनों में क्या क्या खिचड़ी पकती है? हाँ? बात लाला जी की होती है, जुबान आपकी होती है। वो क्या कहते हैं आप, मजमून मजमून लिखते ये हैं और बोलते आप हैं। चलिए ये भी मान लिया आपके साथ, लेकिन आप इतना सोचिए, क्या लाले की और मेरी इतनी हैसियत है कि हम अस्पताल खोल सकें? हम तो थोड़ी सी पूंजी लगा रहे हैं, बाकी बैंक से ले रहे हैं। ये बच्चे धीरे धीरे अता करते रहेंगे। लेकिन अहमद भाई, आप छोड़िए लेकिन क्या आप अपने बच्चों के लिए अपनी एफर्ट थोड़ी कम नहीं कर सकते? लाला जी जो कुछ कर रहे बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो दहेज ले रहे हैं, तो आप भी कुछ पैसा अस्पताल में लगा दीजिए और बन जाइए उसमें हिस्सेदार। ऐसा नेक काम करने का मौका बार बार नहीं मिलता। बोलिए आपके साहब, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। अगर आपने ना कर दी ना, तो मेरी तो हसरत ही रह जाएगी कि बच्चों को डॉक्टर तो बना दिया, उनके लिए अस्पताल नहीं बना सका। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए लाला जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। मैं मानने के लिए तैयार हूं। सर आपने मुझे बुलाया सर? हाँ चित्रकूट आओ। अरे सर प्रेम प्रेम नाम है क्या? हाँ प्रेम। प्रेम ये नंदा ऑयल मिल की फाइल देखी तुमने? इनको हमने ताजबीन ऑयल का ऑर्डर दिया था और साथ में एडवांस चेक दिया। आज तक ना तो माल का पता है और ना ही पेमेंट वापस मिली। सर मैं तो बस 2 महीने हुए हैं यहाँ पर आया हूँ सर, और कपूर साहब ने इसका कोई जिक्र मेरे से किया नहीं है वैसे। अच्छा आ रहा हूँ 1 सेकेंड। हेलो हेलो इधर जरा डैडी को फोन दे। जी भैया। डैडी, बिग ब्रदर। अरे आपका है, मेरा थोड़ी है। हाँ चंद्र बोल। डैडी ये नंदा ऑयल कंपनी का क्या चक्कर है? नंदा ऑयल? अरे हाँ, कुछ प्रॉब्लम हुई थी उनके साथ जब संतोष ऑफिस संभालती थी। उसके बाद ना उसने कोई जिक्र किया और ना मैंने ही पूछा। हो सकता है उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हो। डैडी हमारी कंपनी से उन्हें 15 लाख का चेक दिया गया है और ना ही आज तक माल आया है और ना ही पेमेंट का कुछ पता है। क्या 15 लाख? पर संतोष ने इस बारे में मेरे साथ कभी जिक्र नहीं किया। हेलो हेलो बंटी, मैं चंद्र बोल रहा हूँ। जीजा जी आप? हाँ संतोष घर में है? हाँ
उसे फोन दो, मुझे बात करनी है। हाँ, 1 मिनट। दीदी। क्या है बंटी, आ रही हूँ। क्या बात है, क्यों शोर मचा रही? दीदी आपका फोन है। किसका? जीजा जी का।